हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब पाचन तंत्र। हम खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से पचता है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं यहाँ से, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो हम मनुष्यों को बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ता है, खाने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं? भोजन मतलब खाना खाते हैं। फिर क्या होता है? हम जो भोजन करते हैं उसके बाद हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं, अंग जो होते हैं, वो इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाइजेस्ट मतलब पचाने में मदद करते हैं। इस पूरे सिस्टम को ही क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन काम करते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए, मैंने दो ग्रुप बनाए हैं। ब्यूकल कैविटी मतलब मुख वाला भाग, उसके बाद ईसोफेगस, ग्रास नली बोला जाता है, स्टमक जिसे अमाशय बोला जाता है, और इंटेस्टाइन जिसे आंत बोला जाता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का और एक लार्ज इंटेस्टाइन का। सेकेंड ग्रुप में मैंने रखे हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर मतलब यकृत, और पेनक्रियास जिसे अग्नाशय बोला जाता है हिंदी में। तो ये दो ग्रुप में मैंने अलग अलग देखिए ऑर्गन्स को रखा है। मैंने अलग अलग इसलिए रखा है, ग्रुप ए वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, हम जो खाना खाते हैं वो इन ऑर्गन से होता हुआ जाता है। पर ग्रुप बी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास, खाना हमारा इन भागों तक नहीं पहुंचता है। इन भागों से निकलने वाला जो जूस होता है या फिर एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे खाने में आके मिलते हैं और खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब खाने की पूरी प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 देखें तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे मुख से, माउथ से। हम सबसे पहले खाने को मतलब भोजन को मुंह के जरिए शरीर में लेते हैं। यहाँ पर भोजन को दांतों से चबाया जाता है और लार जो होती है मतलब सलाइवा के साथ में मिक्स किया जाता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, मतलब लार ग्रंथियाँ होती है, जिनसे लार मतलब सलाइवा निकलने का काम होता है। ये 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? पेरोटिक, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो ये 3 ग्लैंड्स होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते जाइएगा। पेरोटिक ग्लैंड जो है ना, ये इन तीनों में सबसे बड़ी ग्लैंड होती हैं, मतलब सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती हैं। इस ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको मम्स रोग जो है वो देखने को मिलता है, मतलब गलसुआ रोग। ये सेलिवरी ग्लैंड जो होती है ये बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जिसमें से एक एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। इसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये स्टार्च मतलब मार्ट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च जो होता है, देखिए मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। स्टार्च को माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है टाइलिन एंजाइम। क्लियर? फिर मुंह में माल्टेज नामक एक और एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मुंह में रिलीज होने वाले एंजाइम में एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये मुख के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। यहाँ पर मुख में पाचन मतलब डाइजेशन कंप्लीट होता है। मुख में पचा हुआ भोजन जो होता है उसे क्या नाम से बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। हमारे मुख में खाना गया, अच्छे से हमने उसको च्यू कर लिया मतलब चबा लिया, तो उसे क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। एक और चीज़ समझने वाली है कि हमारे मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें बेसिकली 3 फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमारा शरीर इन तीनों को ही पचाने का काम करता है। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 आती है। हमारे मुंह से ही कनेक्टेड होती है ईसोफेगस मतलब ग्रास नली। मुख में बना जो बोलस होता है ये ईसोफेगस से होते हुए मतलब ग्रास नली, आहार नली बोल सकते हैं इसको हम, उससे होते हुए स्टमक तक पहुंचता है, मतलब अमाशय तक पहुंचता है। ईसोफेगस की बात करें फ्रेंड्स तो ये पूरी तरीके से मसल से बनी हुई एक संरचना होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि सीधे स्टमक मतलब अमाशय से कनेक्टेड होती है। ईसोफेगस जो होता है, ग्रास नली जो होती है,
ये केवल खाने को स्टमक तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो बोलस बना मुंह में उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करती हैं। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। क्लियर? इस ईसोफेगस और ट्रेकिया मतलब श्वास नली जो होता है, इनके बीच में एक ढक्कन की तरह एपिग्लोटिस काम करता है। एपिग्लोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे। ये एपिग्लोटिस जो होता है खाने को हमारी जो श्वास नली होती है, ट्रेकिया होता है, उसमें जाने से रोकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद अगली स्टेप आती है हमारी स्टमक की। खाना हमारे स्टमक तक पहुंच चुका है। स्टमक की इनर सरफेस पर हमको गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो देखने को मिलती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करती हैं, मतलब गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस की बात करें हम तो इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये खाने के साथ जो आए छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने का काम करता है। वहीं पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये खाने में जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन नामक एंजाइम भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। वहीं एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये स्टमक में बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। पर अगर स्टमक में इस HCl की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे ही हम एसिडिटी कहते हैं। भोजन जो होता है, हमारा खाना जो होता है, फूड, वो स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है। स्टमक के अंदर फिर पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम के नाम से जाना जाता है। अब ये काइम जो होता है ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए उससे पहले इसमें कुछ जूस आकर मिलते हैं और ये जूस जो होते हैं, रस जो होते हैं, ये आते हैं लीवर और पेनक्रियास से। तो अभी के लिए हम हमारी प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ रोकते हैं, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जूस जो आ रहे हैं ये क्या काम करते हैं और ये कैसे वहाँ से आ रहे हैं। तो लीवर और पेनक्रियास को हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर हमारी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीवर और पेनक्रियास में खाना नहीं जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों भाग से जूस निकलता है जो कि हमारे खाने में आकर मिलता है। सबसे पहले हम लीवर की बात करते हैं। लीवर, जिसे यकृत बोला जाता है, शरीर की ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, मतलब ग्रंथि होती है। और लीवर का वजन जो होता है अप्रॉक्सीमेट 1.5 kg के आसपास होता है। ध्यान दीजिएगा, लीवर से कोई भी एंजाइम जो होता है वो रिलीज नहीं होता है। लीवर के ठीक नीचे राइट हैंड साइड में एक नाशपाती के आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे गल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है पित्ताशय। हमारा लीवर जिन सेल से, मतलब कोशिका से बना होता है, उसे बोला जाता है हेपेटिक सेल। क्या बोला जाता है? हेपेटिक सेल। इसी के साथ साथ लीवर से एक पीले रंग का पिगमेंट जो है वो निकलता है, जिसे हम बोलते हैं बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन जो होता है ये हमारे रक्त में मिक्स हो जाता है। ये हेपेटिक सेल जो होती है ये ब्लड से बिलिरुबिन को लेकर उसे बाइल जूस में कन्वर्ट कर देती हैं। अभी मैंने आपको बताया, लीवर जिन सेल से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं हम हेपेटिक सेल। ये हेपेटिक सेल ब्लड से इस बिलिरुबिन को लेकर बाइल जूस में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि गल ब्लैडर में स्टोर रहता है। क्लियर हुआ आपको? गल ब्लैडर में जो जूस स्टोर रहता है उसे क्या बोला जाता है? बाइल बोला जाता है। इसी बाइल जूस से फैट, मतलब वसा के पाचन में मदद मिलती है। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को पचाने का काम करता है वो ये बाइल जूस ही करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेपेटिक सेल ब्लड से बिलिरुबिन को लेने का काम करती हैं, पर अगर ये बिलिरुबिन को लेना बंद कर दे ब्लड से तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो शरीर पीला पड़ जाता है और हम इसे ही पीलिया, मतलब जॉइंडिस बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? पीलिया की कंडीशन में जो बाइल जूस होता है वो बनना कम हो जाता है। तब हमारा शरीर जो होता है वो फैट का पाचन नहीं कर पाता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं पीलिया या फिर जॉइंडिस के समय घी, तेल इनको खाने से मना करते हैं। इसके अलावा लीवर का काम यूरिया का निर्माण करना भी होता है। खाने के विषैले पदार्थों को खत्म करने का काम भी होता है। लीवर डेड RBC, रेड ब्लड सेल को नष्ट करके प्लीहा की सफाई करने का भी काम करता है। लीवर में ही हिपेरिन का निर्माण होता है, जो कि ब्लड को लिक्विड स्टेज में बनाए रखने में मदद करता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यकृत से बना बाइल जूस जो होता है वो गल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम पेनक्रियास की। पेनक्रियास ये मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है, जो कि अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन को रिलीज करती हैं। देखिए, ग्लैंड जो होती है ना, इसका काम क्या होता है? ग्लैंड जूस को रिलीज करती है और इसी जूस में एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
ये जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन को रिलीज करती हैं, वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। हमारा शरीर का जो पेनक्रियास वाला भाग होता है ये एक मिश्रित ग्लैंड होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है, हार्मोन को भी रिलीज करता है और एंजाइम को भी रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन से एंजाइम को रिलीज करता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेनक्रियास के अंदर 3 सेल जो होती है वो अलग अलग हार्मोन को रिलीज करती हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और गामा सेल से सेमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। क्लियर हो गया आपको। वहीं एंजाइम्स की बात करें तो पेनक्रियास जो है वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो रिलीज करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लाइपेज एंजाइम फैट को पचाने में मदद करता है, वहीं एमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन मतलब डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। पेनक्रियास से निकलने वाले जूस में ये सभी एंजाइम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो कि भोजन के हर एक कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। इस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस की बात करें तो इसमें 98% तो पानी होता है, वाटर होता है, 2% एंजाइम और मिनरल्स होते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है और पेनक्रियास से जो पेनक्रियास जूस आ रहा है जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ये दोनों जो स्टमक से हमारा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पॉइंट पर आकर ये जूस दोनों मिलते हैं। डाइजेस्टिव जूस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो स्टमक से आए पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल मतलब एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है। पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब हमारे खाने की जो प्रक्रिया है वो पहुंचती है इंटेस्टाइन पर, मतलब आंत पर। तो छोटी आंत सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये हमारे फूड के कंप्लीट डाइजेशन की एक लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्ट फूड होता है, पचा हुआ भोजन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अवशोषण होता है। हमारी बॉडी उसको पूरी तरीके से चूस लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो होती है वो 18 फीट की होती हैं, वहीं लार्ज इंटेस्टाइन जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं उसकी साइज 5 फीट की होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रेंड्स 3 भागों में डिवाइडेड होती हैं। इसका शुरू का जो हिस्सा होता है उसे डिओडेनम बोलते हैं, बीच का जो हिस्सा होता है उसे जेजुनम, और लास्ट का जो हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे इलियम के नाम से जाना जाता है। एक एक करके तीनों हिस्सों को डिस्कस करें तो हमारा खाना सबसे पहले डुओडेनम में पहुंचता है। स्टमक से पचा हुआ भोजन जो होता है जिसे हम काइम बोल रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले भाग में ही आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है और पेनक्रियास जूस होता है वो इसी भाग में आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे फूड का अधिकांश भाग जो होता है वो डुओडेनम में ही पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद खाना पहुंचता है जेजुनम में। इस भाग में भी हमारे फूड का पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। नेक्स्ट हमारा खाना पहुंचता है इलियम वाले भाग में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भाग जो होता है ये बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है, जैसे कि इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज, इस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इन सभी स्टेज के पूरे होने के बाद भोजन जो होता है, फूड जो होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें जो होती है, सरफेस जो होती है, वो भोजन को पूरी तरीके से ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके बाद फूड का डाइजेशन जो है वो नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ भोजन किस नाम से जाना जाता है? काइल के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो लगभग 5 फीट के आसपास की होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ वेस्ट सॉलिड जो होता है वो रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये 3 भागों में बटी हुई होती हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसी से लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहती हैं। अपेंडिक्स इसी का हिस्सा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी आंत का बड़ा हुआ हिस्सा ही अपेंडिक्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अपेंडिक्स जो है सेलुलोज के पाचन में मदद करती हैं। ये घास खाने वाले जानवर जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं।
ये मनुष्यों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है वे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारी जीवन शैली में इनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो अपेंडिक्स जो है ये उसी तरीके का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता है। क्लियर? लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा भाग होता है कॉलन। यह हिस्सा भोजन से जल और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। एंड तीसरा हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम, जहां पर शरीर से बाहर जाने वाला वेस्ट सॉलिड जो है वो जमा होता है। इसी रेक्टम से एनएस जो है मतलब मलाशय कनेक्टेड होता है। ये वो भाग होता है जो बड़ी आंत के अंतिम भाग रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है, जिससे वेस्ट सॉलिड जो है वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी की पूरी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझा है। देखिए हमारी प्रोसेस जो स्टार्ट होती है मुंह से। सबसे पहले हम खाने को मुंह में लेते हैं और हमारे दांतों के द्वारा खाने को च्यू किया जाता है, चबाया जाता है। तो यहाँ पर जो दांत होते हैं उनसे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो दांत होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दांत मतलब टीथ की जो स्टडी होती है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में दांतों की दो स्टेज हमको देखने को मिलती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टेज और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ को दूध के दांत भी बोलते हैं, मतलब अस्थायी दांत। बचपन में ये आते हैं, फिर ये बाद में टूट जाते हैं और फिर आते हैं परमानेंट टीथ, जिसे सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। तो प्राइमरी टीथ की जो संख्या होती है बॉडी के अंदर वो होती है 20। कितनी होती है? 20। और ये 13 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। सेकेंडरी टीथ, परमानेंट टीथ की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में इनकी संख्या 32 होती है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो सेकेंडरी टीथ होते हैं, इनका डेंटल फार्मूला जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्राइमरी टीथ का डेंटल फार्मूला जो होता है, दंत सूत्र, वो होता है 2102। ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। वहीं परमानेंट टीथ मतलब सेकेंडरी टीथ का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123। चलिए इस डेंटल फार्मूले को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमारे मुंह में जो टीथ होते हैं उनका एक डायग्राम दिख रहा होगा, प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मुंह होता है वो बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो 2 भागों में बटा होता है और नीचे वाला जबड़ा भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो इस तरीके से 4 भागों में हमारा मुंह जो है वो बटा हुआ होता है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर के जो आपको टीथ दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है इंसाइसर्स। ऑरेंज कलर के जो टीथ दिख रहे हैं आपको इन्हें बोला जाता है केनाइन। येलो कलर के जो टीथ होते हैं ये होते हैं प्रीमोलर्स। और ब्लू कलर के जो टीथ दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है मोलर्स, मतलब दाढ़ के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। प्राइमरी टीथ जब आते हैं बच्चों में तो वहाँ पर प्रीमोलर दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम एक हिस्से के जो टीथ होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, उसी से हमारा डेंटल फार्मूला बनता है। प्राइमरी टीथ में जैसे हम डिस्कस करें तो एक हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 इंसाइसर्स हैं, एक केनाइन है, 0 प्रीमोलर टीथ हैं और 2 मोलर टीथ हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना 2102। उसी तरीके से सेकेंडरी टीथ वाले में बात करें, 2 इंसाइसर्स होते हैं, एक केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर टीथ होते हैं और 3 मोलर टीथ होते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी टीथ में मतलब स्थायी दांत में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2123 का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड भी आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन हैं। आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 100% इसी टेस्ट में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेक्चर आपने ध्यान से देखा है, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। जितने इंटरेस्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने इंटरेस्ट से आप भी पढ़ते जाइए। 100% आपको सफलता मिलेगी।